ठीक। समझ पा रहे हो? हाँ तो ये पूरी टर्म है ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फेज है एक्चुअली। इसका काम क्या होता है? फेज इनेबल्स अस टू प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी। पोजीशन जिससे उसने स्टार्ट किया ना वो। ना 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 ना, प्रेजेंट पोजीशन क्या है? मतलब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा तुम्हें और पोजीशन बताएगा। मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक सेकंड बस ये बात समझ लो कि ये बता हमें क्या रहा है, क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन बता, डायरेक्शन और पोजीशन। पोजीशन। अब देखो ध्यान से, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एम्पलीट्यूड वो है कि मीन पोजीशन के आइदर साइड, लेफ्ट राइट अप डाउन, बॉडी कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, वो ऑसिलेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड है। और मीन पोजीशन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऑसिलेटिंग बॉडी को ये चेक करो कि इस सिचुएशन में या दूसरी या तीसरी सिचुएशन में जो भी बॉडी ऑसिलेट कर रही है, उस ऑसिलेटिंग बॉडी के ऊपर किस पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो है। जहां भी नेट फोर्स जीरो होगा वहीं पे ही हम कहेंगे कि यहाँ पे बॉडी की मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन के आइदर साइड, किसी भी तरफ, बॉडी कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। एक सेकंड में बॉडी कितना ऑसिलेशन करती है, पूरा नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकंड में कितना करती है वो फ्रीक्वेंसी है। और एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने का जो टाइम है वो बॉडी का टाइम पीरियड। ठीक है ना? यस सर। और टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ इसका रिलेशन है। फेज मैंने तुम्हें बता दिया कि ऑसिलेटिंग बॉडी में दो स्पेसिफिक केस है। जब मीन पोजीशन से राइट की तरफ जाएगी तो ये इक्वेशन है, जब एक्सट्रीम से लेफ्ट की तरफ जाएगी, राइट एक्सट्रीम से, तो ये है। पर ये दो स्पेसिफिक केसेस हैं। अगर सारे केसेस को जनरली इंक्लूड करना है तो इसमें हम लोग इस फाई का एक्सप्रेशन जोड़ देते हैं, तो तब ये टर्म इस तरह से बन जाती है। तो इन केस ऑफ जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर द ऑसिलेटिंग बॉडी, जो आर्ग्यूमेंट है साइन और कॉस फंक्शन का, ये फेज कहलाते हैं। और इसका काम होता है ना कि बॉडी प्रेजेंटली कहाँ पे है और ये किस तरफ जा रही है, हमें ये बता रही है। हम एग्जांपल देखें व्हाइट का किस तरह काम करता है। हाँ देखो देखो देखो। जैसे मैं ये मान लूं कि एक बॉडी x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, या फिर x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है। मैंने यही दो एग्जांपल के लिए, क्योंकि इनकी मुझे पोजीशन पता है। फिर अगर मैं यहाँ फाइव भी इंक्लूड कर लूंगा तो भाई फाइव का तो पता ही नहीं होगा, फिर या तो फाइव को स्पेसिफिक लो, 30 डिग्री 60 डिग्री, तब देखूंगा मैं। नहीं समझे? यस। तो इनको समझाना थोड़ा आसान है, इसलिए मैं ये वाला केस ले। अब यहाँ से जो इस ऑसिलेटिंग बॉडी की वेलोसिटी होगी भाई, वो क्या होगी? dx/dt। कितनी होगी? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसकी वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी? ये समझ आ गई ना बात? हाँ सर। अब मैंने तुम्हें बताया कि ये किस चीज को बता रहा होता है। ये पूरी टर्म जो साइन के आगे लिखी है, चाहे उसमें फाई है या नहीं, ये पूरी टर्म किसको एक्सप्रेस कर रही होती है? फेज। ये क्या है? मतलब ये समझ लो कि हमने यहाँ पे ये वाला केस लिया है जहाँ पे फाई जीरो है। समझ पा रहे हो? यस। अब हम ये मान लें कि एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो में तुम यहाँ पे चेक करो, फेज कितना हो जाएगा? बोलो। जीरो। भाई फेज भी तो जीरो हो गया ना। यस सर। अगर फेज जीरो, मतलब हम टाइम जीरो की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? बोलो। हाँ, यस। डिस्प्लेसमेंट भी तो जीरो हो गया। हाँ। अब हम
ये पता कर पाए कि एट टी इक्वल टू 0 बॉडी कहाँ पे है। भाई पता चल गया मीन पोजीशन पे है। ये बात किसने बताई हमें? इस टर्म ने तो बताई जब ये 0 होगी। हाँ सर। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। अब भाई ये यहाँ प्रेजेंट है और ये राइट साइड भी जा सकती है, लेफ्ट साइड भी जा सकती है। ठीक है। यस सर। तो जब t इक्वल टू 0 है तो फेज 0 है, तो हम इसको क्या रखेंगे? 0। जब ये वाली टर्म 0 है तो cos 0 कितना होगा? 1। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी है? ए ओमेगा। यस सर। तो बॉडी किस तरफ ट्रेवल कर रही है? वेलोसिटी पॉजिटिव आई तो राइट की तरफ जा रही है। पॉजिटिव डायरेक्शन। तो एट t इक्वल टू 0 बॉडी कहाँ पे है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर राइट की तरफ ट्रैवल कर और रहे हैं। तो पोजीशन भी बताई और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बताई। हाँ मतलब जो उसकी पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन। तेरी ना साउंड में भाई कुछ रिवर्बरेशन से आ रही है, थोड़ा एक बार इसको चेक करो ऑडियो को। कर लिया चेक? हेलो हेलो। सिद्धांत। अब ठीक है क्या सर? हाँ अब ठीक है भाई। अब देखो, अब हमने दूसरा केस पकड़ लिया इसका। ये पहला केस था, अब दूसरा केस। हमने टाइम की वैल्यू क्या करी? टी बाय t/4। टी समझ रहे हो ना, टाइम पीरियड है। हाँ सर। इस केस का जो फेज है वो कितना है? ओमेगा टी। तो ये कितना हो गया? ओमेगा कितना होता है? 2 पाई/t इंटू t/4। कितना हो गया? पाई/2। हाँ सर। तो ये जो केस हमने यहाँ पे लिखा है, इस केस का फेज, जब हम ये वाला टाइम कंसीडर कर रहे हैं, इसका पूरा फेज कितना बन रहा है? 90 तो डिग्री। ऐसे ही जब ओमेगा टी प्लस 30 होगा मान लो, तो उस टाइम पे ये फेज कितना हो जाएगा? 120। हाँ सर। पहले वाला कितना हो जाएगा? 30। समझ पा रहे हो ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। मतलब यहाँ पे मैं इस कैलकुलेशन को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ फाइव को इंक्लूड नहीं करना पड़ रहा। तो जब फाइव इंक्लूड करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगा। यस सर। तो अब उसमें देखो, बस ऐड कर। हाँ अब ये देखो कि जब फेज पाई/2 है तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है? साइन पाई/2 1 होता है। ए हो गई। हाँ सर। वेलोसिटी कितनी है? 0 होगी क्या? यस सर। अब तुम ये देखो कि जब ये बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो यहाँ से ये इधर जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाएगी और फिर यहाँ आएगी। तब हम कहेंगे कि एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, जिसको कंप्लीट होने में टाइम कितना लगा? कैपिटल टी। यस। तो ये समझ गए ना ये बात? यस। तो कैपिटल टी टाइम का हमने 1/4 टाइम लिया है यार। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये बॉडी t/4 पे कहाँ होनी चाहिए? भाई मेरे अकॉर्डिंग तो इसको यहाँ होना चाहिए। वही होगी सर। तो यहाँ होगी तो यहाँ इसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है? एम्पलीट्यूड ए। देखो क्या आ रहा है। और यहाँ बॉडी रेस्ट पे आती है क्योंकि स्टैटिक वेलोसिटी कितनी है? 0। तो पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन बता रहा है? ए साइन ओमेगा टी की हाँ, इक्वेशन। ए साइन ओमेगा टी की इक्वेशन नहीं, ओमेगा टी मतलब जो फेज है वही तो बता रहा है कि कहाँ पे और किधर जा रहा हाँ है। अब हम क्या करें भाई? अब हम टाइम ले लेना है t/2। ठीक है। ठीक है सर। जब मैं यहाँ t की जगह कैपिटल t/2 रखूंगा तो यहाँ से ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई। यस सर। जब पाई हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? माइनस ए ओमेगा, क्योंकि cos 180 तो होता है -1 और sin 180 होता है 0। यस। अब देखो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है सर, मतलब मीन पोजीशन और पे। वेलोसिटी -a ओमेगा है। माइनस का मतलब ये है कि बॉडी लेफ्ट की तरफ चल रही है, नेगेटिव वेलोसिटी ये इंडिकेट कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हाँ सर। और लेफ्ट की तरफ चल रही है। देखो t/4 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 t/4। तो यहाँ से चलकर t/4 और t/4, तो t/2 हो गया ना टाइम। हो गया सर। कहाँ पहुंच गई बॉडी? दोबारा से यहीं तो पहुंच गई। और किधर की तरफ जा रही है? लेफ्ट की तरफ। बताओ किसने बताई ये बात?
आ गई। ये बात समझ आ गई। हाँ। तो बेसिकली फेज का काम क्या होता है? फेज का काम होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन बताना और इंस्टेंटेनियस पोजीशन बताना। यस सर। किसी को डाउट हो तो भाई बता देना। फेज कांस्टेंट जो जनरल इक्वेशन होती है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसमें जो ये वाली टर्म है ये फेज कांस्टेंट। बोलो, ये बात भी समझ नहीं आएगी। आ गई। इसका काम क्या होता है कि ये सिर्फ हमें ये बता रहा होता है कि जिस बॉडी की इक्वेशन यहाँ पे लिखी है या जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं उसके लिए हमने टाइम कहाँ से कंसिडर किया। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई एक बॉडी यहाँ पे है जो ऑसिलेटिंग है और वो लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो हम ये कहेंगे ये एक्चुअली में जिसका परपेंडिकुलर है सर्कुलेटिंग बॉडी का वो ये है और वो इधर की तरफ जा रही है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि उस टाइम पे इसका फाई इतना। अगर कोई यस। दूसरी बॉडी यहाँ पे होती तो इसका फाई जो था भाई इसका फाई इतना। समझ गए? यहाँ से हमने मतलब अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट करी है स्टार्ट ऐसे करी समझ। है तो ये हमें ये बता रहा होता है कि कोई बॉडी अपनी मोशन कहाँ से स्टार्ट कर रही है। इसका काम सिर्फ इतना बताना है। ठीक है सर। और इस पूरे का मतलब क्या है? इस पूरे का मतलब है कि बॉडी अपनी पोजीशन इंस्टेंटेनियस कहाँ पे है और वो किधर जा रही है। यस। बोलो, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं सर। फिर भाई एक होती है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है देखो, हमें हमेशा इसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। यस सर। तो ओरिजिन तो हम नॉर्मली एसएचएम करती हुई बॉडी के केस में हम लोग मीन पोजीशन को ही ओरिजिन मानते हैं। पर अगर ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता, एक बात ध्यान से समझना। ऐसा हो सकता है कि यही ओरिजिन हो और तुम्हें ये कह दे कि एक बॉडी ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है इधर की तरफ, और एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है यहाँ पे इस जगह ऐसे। ठीक है सर। तो देखो उसके लिए मीन पोजीशन ही शिफ्ट कर दी गई। तो यहाँ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। हाँ तो हम उसमें उतनी डिस्टेंस ऐड कर लेंगे ना। जैसे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी अगर हम लिखते तो इसके साथ फिर हम जितना ओरिजिन शिफ्ट हुआ, मान लो 10 मीटर शिफ्ट हो गया, तो हम इसमें इतनी 10 प्लस कर देंगे, उधर की तरफ 10 माइनस कर देंगे। समझ गए? ठीक है सर। तो एक तो ये ध्यान रखना है भाई कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन डिफाइन किया जाएगा। अब बॉडी चाहे तो यहाँ पे ओरिजिन से दूर जा रही है, चाहे बॉडी यहाँ पे है और ओरिजिन के पास आ रही है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा अवे फ्रॉम द ओरिजिन ही मार्क होगा, किसी भी केस में देख लो। यस सर। Displacement is always directed away from the origin. यस सर। कोई प्रॉब्लम है भाई यहाँ पे? नहीं सर। पक्का नहीं? यस सर। अब ये बता दो मुझे कि तुमने इसके यहाँ तक के सारे नोट्स वोट्स सब बना लिए थे? सब बना लिए सर। नोट्स में कोई डाउट नहीं? एक पेज पे दिख नहीं रही थी एक चीज, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप बता देना वो, बता उसके देना। अलावा सब बना लिया। ठीक है। एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये भी है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि भाई ये हम ऐसे निकालेंगे के ई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, जीरो से कैपिटल टी, जीरो से कैपिटल टी। ये भी होगा इंटीग्रल यू डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, जीरो से। अब इसमें तुम्हें जब हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन रखेंगे तो तुमने देखा होगा कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और भाई पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा
स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जब मैं इसको यहाँ रखूंगा तो बेसिकली हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बाकी ये वाली टर्म तो कांस्टेंट ही है। यस सर। तो वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसको सॉल्व करके 1/2 आता है। इसको सॉल्व करके 1/2 आता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, सॉल्व करके सेम आएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक है। तो तुम्हें घर से क्या करके लाना, आप मेरी बात ध्यान से। मैंने तुम्हें जब जीएन बर्मन में तुम्हें पढ़ाया था, विजय मैं तुम्हें ये कहता कि इंटीग्रेशन कर लो थोड़ा बहुत तुम्हारे काम आएगा। उसमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन कराया। हाँ सर। साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा था इस तरह से, इसका इंटीग्रेशन करा था। और भाई कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा था 1 + cos 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन करा था। ठीक है ना? यस सर। तो तुम्हें इसका इंटीग्रेशन कल घर से करके एक बार प्रैक्टिस करनी है, फिर हम इसका ये वाला काम कर लेंगे। और मैं इसके आगे के तुम्हें नोट्स भेज दूंगा। अब इसके आगे जो भी नोट्स मैं तुम्हें भेजूंगा, ध्यान रखना वो सारे वो नोट्स हैं कि जिनके बेसिस पे ये चैप्टर के न्यूमेरिकल होंगे टाइम पीरियड निकाल। ठीक है सर। सिंपल पेंडुलम है, कंपाउंड पेंडुलम है, स्प्रिंग पेंडुलम है। फिर भैया इसके केसेस हैं कि जब कोई टनल बना दिया हमने इसके अक्रॉस अर्थ के, और फिर वाटर के अंदर किसी बॉडी को ऑसिलेट करा रहे हैं, जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि फ्लूइड में मार्क कर लेना। और ये ध्यान रख लेना कि ये चैप्टर जो है, ये इस तरह का चैप्टर है कि ये कहीं पे भी किसी भी दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स हो सकता यस सर। है। समझ गए? तो हाँ इस इसमें फ्लूइड के भी केस आ जाएंगे। जब 12th तुमने तो पढ़ ली इसमें सिद्धांत ने, बाकी ये लोग जब 12th पढ़ेंगे तो इसमें भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी केस आ सकते हैं, इसमें मैग्नेटिज्म के भी केस आ सकते हैं, या फिर इसमें समझो तुम लोग जो ग्रेविटेशन है उसके भी इसमें केसेस इंक्लूडेड है, थर्मोडायनेमिक्स के भी केसेस इंक्लूडेड है। मतलब ये ऐसा चैप्टर है कि ये किसी से भी बेसिक कॉन्सेप्ट उठा के ऑसिलेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड पूछ लेगा। ठीक है? यस सर। तो आगे के जितने भी एक एक केसेस हैं इनको थोड़ा ठीक से चेक करना, और कोशिश करना कि देखो इतना कहने के बावजूद भी तुम्हारे बैच में कोई ना कोई छुट्टी पे रहता ही है। तो कोशिश करना भाई कि अगर अपनी जिंदगी से प्यार है ना थोड़ा बहुत, ये चाह रहे हो कि मतलब एजुकेशन से हम कुछ कर लें, तो छुट्टी उट्टी मत मारो। तो कल मैं तुम्हें कराऊंगा ऐसे, कल मैं इसके केस भेज दूंगा मैं तुम्हें, एक बार ठीक से उनको घर से पढ़ के आ जाना, फिर हम कल इसका मेन कंटेंट शुरू करेंगे चैप्टर का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट ठीक हो तो है सर। मुझे बता देना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है सर। सब लोग समझ गए ना भाई? यस। सेव किया, उसको सेव कर लूँ, कर दिया। चलो कल मिलेंगे।